हेलो विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए विज्ञान विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने रोल नंबर प्रश्न पत्र पर लिखें और दिनांक भी लिख दें। अब ये प्रश्न हल करने के लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट और ये 70 अंकों का पेपर रहने वाला है। अब प्रत्येक प्रश्न पत्र पर कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए होते हैं, तो उन निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। यहाँ मैं आपको इसके निर्देश क्या है वो बता देता हूँ कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और ये प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त हैं। खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी। और प्रत्येक खंड के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ए के लिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, खंड बी में प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, खंड सी में प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है और खंड डी में प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सर्वप्रथम हम खंड ए को हल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मांसाहारी है। आपको बताना है कि इनमें से मांसाहारी जीव कौन सा है, गाय, बकरी, शेर या मनुष्य। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा स हो जाएगा, शेर। गाय घास खाती है, बकरी भी घास खाती है, मनुष्य हैं वो फल फ्रूट अनाज और उसके साथ में सब्जियों के साथ में ये खाता है मांस भी। तो इसी कारण से मनुष्य को हम सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अब विटामिन जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। तो इन विटामिन जो प्रत्येक विटामिन ए बी सी डी कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनको आपको सही ढंग से याद कर लेना है। यहाँ पर विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, जो हमारी त्वचा से संबंधित होता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिक्टेस नाम का रोग होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, एक चुंबक का सबसे मजबूत चुंबकीय बल कहाँ होता है। तो एक चुंबक का सबसे मजबूत चुंबकीय बल उसके ध्रुवों पर लगता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है चौथा, लंबाई मापने की मानक इकाई यानी एसआई मात्रक क्या है लंबाई का, तो वो होता है मीटर। ऑप्शन नंबर ब इसमें भी राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमने प्रत्येक विषय के बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और जो कोर्स सेक्शन है उसमें जाकर उन्हें आप देख सकते हो। और यदि आप लाइव क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल की सदस्यता लेना बहुत ही आवश्यक रहेगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 5, जल अपनी किस अवस्था में सबसे कम घनत्व वाला होता है। तो जल ठोस अवस्था में जब बर्फ बन जाता है उस अवस्था में उसका घनत्व है वो बिल्कुल कम होता है। तो ऑप्शन नंबर अ इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, पानी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पानी को रेत के मिश्रण से अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ब है जो राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर स है जो राइट हो जाएगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो तापमान मापने के लिए हम तापमापी यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे थर्मामीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय यानी बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय कहलाता है। दूध से दही बनना ये नहीं है। और तो ऑप्शन नंबर हमारा स है जो राइट हो जाएगा। बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी है
और उसके कक्ष के अंदर जो घूमने वाले पिंड होते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब जो राइट हो जाएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। अब हम खंड ब को हल करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे। तो खंड ब है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 2 अंक का रहेगा और इसमें कुल 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूरी की मानक इकाई को परिभाषित करें। अब दूरी की जो मानक इकाई उसको परिभाषित करना मतलब उसके बारे में कुछ बताना है। तो इसका हम आंसर देंगे। दूरी की मानक इकाई मीटर एम लंबाई मापने की मानक इकाई है जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। अगर इसको आगे लिखना चाहो तो ताकि दुनिया भर में जो माप में एक रूपता बनी रहे, यहाँ तक आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 12। चुंबक के 2 मुख्य गुण लिखिए। चुंबक के अंदर जो गुण होते हैं उनमें से कोई 2 मुख्य गुण आपको लिखने हैं। तो चुंबक के प्रमुख 2 गुण होते हैं। पहला तो होता है आकर्षण। अब चुंबक लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसी चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरा उसका गुण हो जाएगा दिशात्मक गुण। कौन सा? दिशात्मक, क्योंकि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 को हल करते हैं। संतुलित आहार क्या है, इसका महत्व बताइए। संतुलित आहार क्या होता है और इसका महत्व भी आपको बताना है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेते हैं। वह आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल सही मात्रा में मौजूद होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं या कहलाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 14। किन्हीं 2 अपरिवर्तनीय परिवर्तनों के उदाहरण दें जो इसका परिवर्तन वापस से नहीं हो सकता। तो इसके 2 उदाहरण हैं हमारे। दूध से दही बनना। दूध है, इससे दही बन जाएगा लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनेगा। इसी कारण से इसको हम अपरिवर्तनीय परिवर्तन के रूप में मानते हैं। और कागज का जलना, कागज जलने के बाद में राख हो जाता है, उस राख से वापस कागज नहीं बनता। तो ये अपरिवर्तनीय यानी इरिवेरिएबल जो परिवर्तन होते हैं इसके ये प्रमुख 2 उदाहरण हैं। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है वाष्पीकरण और सघन में अंतर स्पष्ट करें। वाष्पीकरण क्या है और सघनन क्या है, इसका आपको उदाहरण अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो देखो, वाष्पीकरण में द्रव पानी गर्म होने पर गैस भाप में बदल जाता है, जब वह वाष्पीकरण बनता है। जबकि सघन होता है ना, सघन में गैसें भाप जो होती है वो ठंडा होने पर वापस द्रव यानी पानी में बदल जाता है, उसे सघनन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थों को एक एक उदाहरण से समझाइए। अब देखो, पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है वो पारदर्शी कहलाता है। उदाहरण कांच। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण लकड़ी या ईंट, दीवार। उसके बाद में पारभासी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। उदाहरण तेल युक्त कागज। तेल युक्त कागज मतलब उसमें से हल्का हल्का गुजरता है प्रकाश। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में से कौन सी घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मान लो ये सूर्य है, यहाँ पर ये पृथ्वी है। यहाँ पर बताया गया है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो ये सूर्य है और यहाँ पर मान लो चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो ये घटना कब होगी, मतलब कौन सा ग्रहण लगेगा, तो ये चंद्र ग्रहण लगेगा। कौन सा? चंद्र ग्रहण। क्योंकि पृथ्वी की जो छाया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, तब हमें चंद्र ग्रहण लगने का ऐसा प्रतीत होता है। तो ये हमारे चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है पृथक्करण की विधि यानी थ्रेसिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये
जो अनाज होता है ना, उस अनाज के दानों को डंठलों से अलग करने के लिए किया जाता है थ्रेसिंग विधि, ठीक है। उसके बाद में हमारा खंड सी रहेगा और सी खंड में 8 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 अंक के रहने वाले हैं। तो 19वां क्वेश्चन है जल चक्र वाटर साइकिल के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो जल चक्र के 4 चरण हैं, उनको हम सही ढंग से याद करते हैं। पहला है वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी से जल जल वाष्प में बदलकर ऊपर उठता है, पहला चरण हो गया। दूसरा है संघनन, फिर वो ठंडा होगा, जल वाष्प ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं जिससे बादल बनते हैं। और उसके बाद में तीसरा जो चरण रहेगा वो रहेगा हमारा वर्षण, जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तो वे वर्षा के हिम या ओलों के रूप में वापस धरती पर गिरती है। इसी प्रकार से ये इसके 3 चरण होते हैं, ठीक है। मैंने गलती से शायद 4 बता दिया है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है गति के आधार पर सरल रेखीय गति और वर्तुल गति में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। तो उत्तर सरल रेखीय गति पहले हम पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो वो सरल रेखीय गति करती है। उदाहरण के लिए एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार। उसके बाद में वर्तुली गति, जब कोई वस्तु एक वर्ताकार पथ पर चलती है, यानी एक वर्ताकार पथ होता है यानी गोल गोल घूमती है, उसे हम वर्तुली गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी की सुइयां, ठीक है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन, आपके दैनिक जीवन में चुंबकत्व यानी चुंबक का मतलब सिपकने वाला जो गुण होता है उसे चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो चुंबकत्व के 3 उपयोग हैं, प्रयोग हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के अंदर। तो उसके हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो जैसे पहला देखो कंपास, जिसे हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, दिशाओं का पता लगाने के लिए। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग बहुत ही होता है। कोई भी विद्युत की प्रोडक्ट होता है उसके अंदर चुंबक अवश्य होता है। उसके बाद में तीसरा है हाँ, कबाड़ से चुंबकीय वस्तुओं को अलग करना और रेफ्रिजरेटर के दरवाजों को बंद करने में, ठीक है। यहाँ पर यानी आप इसके अलावा और भी उदाहरण दे सकते हो जहाँ पर चुंबक का उपयोग होता है हमारे घरेलू कार्यों में या कई फैक्ट्रियों में या और कहीं। 22वां क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर हम 3 तरीकों का उल्लेख करेंगे। पहला है सुखाना, खाद्य पदार्थों से नमी हटाना, जैसे अनाजों को सुखाना, अनाजों को सुखाकर हम उसका भंडारण करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। उसके बाद में रिफ्रिजरेशन यानी शीतलन, कम तापमान पर रखना ताकि सूक्ष्म जीवों का विकास धीमा हो जाए। जहाँ पर तापमान कम है वहाँ पर रखेंगे तो उसके अंदर जो जीवों का पनपना है, जो उसके अंदर कुछ जीवाणु पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अचार बनाना या नमक डालना, नमक या तेल का उपयोग करके संरक्षण कर सकते हैं ताकि उसमें वो लंबे समय तक चल सकें और खाने योग्य बने रहें। उसके बाद में है 23वां क्वेश्चन, विलयन क्या है, पृथक्करण की निस्यंदन विधि का उदाहरण सहित समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ पर है, विलयन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि एक पदार्थ दूसरे में पूरी तरह से घुल जाता है और एक समांगी मिश्रण बनता है, जैसे दूध और पानी। अब इसका हम फिल्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। इस विधि का उपयोग द्रव और उसमें अघुलनशील ठोस कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। मिश्रण को फिल्टर पेपर या जाली से गुजारा जाता है, द्रव गुजर जाता है जबकि ठोस अवशेष ऊपर रह जाता है। उदाहरण चाय से चाय पत्ती को अलग करना, ठीक है। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, जीवों के मुख्य 5 लक्षण लिखिए जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला हो गया, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, वे उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, वे प्रजनन करते हैं, वे वृद्धि करते हैं और गति भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, जल की बचत के लिए आप कौन से 3 प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर नहाने और बर्तन धोने के लिए कम पानी का हम उपयोग करेंगे, टपकते नलों और पाइपों की
तुरंत मरम्मत करेंगे, और बारिश के पानी को एकत्रित करके उसका उपयोग करना यानी वर्षा जल संचयन। ठीक है। उसके बाद में ये 26वां क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों में क्या भिन्नता है। तो देखो, शाकाहारी केवल पौधे या पौधों के उत्पादन खाते हैं जैसे गाय। मांसाहारी केवल अन्य जीवों का मांस खाते हैं जैसे शेर। सर्वाहारी पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं जैसे मनुष्य। उसके बाद में जो हमारा डी खंड है वो स्टार्ट हुआ है, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा, और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 27वां क्वेश्चन, विटामिनों के महत्व को, जो विटामिन है उनके महत्व को समझाइए। किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके लक्षणों का उल्लेख करें। देखो, मैंने बताया रखा है कि विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाले, चाहे एग्जाम के लिए हो या हमारे बॉडी यानी हमारे शरीर के लिए हो। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप वीडियो को रोक लो, स्टॉप कर लो और ये आंसर पढ़ लो। थोड़ा सा इसका आंसर आगे भी है, यहाँ पर इतना ही इसका दिया हुआ है। यहाँ 28वां क्वेश्चन है। फिर विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप अपनी बुक के अंदर से भी उसको याद कर लेना। यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा शॉर्ट दिया गया है। 28वां क्वेश्चन, आप गतिशील वस्तु और विराम में वस्तु कैसे अंतर करेंगे। आवर्ती गति को एक उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखो, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट है और यहाँ तक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सही ढंग से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, 29वां, पृथक्करण की निस्तारण और सालन विधियों की आवश्यकता और प्रक्रिया का वर्णन करें। आप किन प्रकार के मिश्रणों के लिए इनका उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर भी ये बड़ा है, यदि इनको मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक के इसके सही ढंग से इनके आंसर को याद कर लेना। यहाँ तक इसका आंसर है। अब रहा लास्टवा क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पृथ्वी से परे कौन कौन से खगोलीय पिंड मौजूद हैं। सूर्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किन्हीं 3 बिंदुओं में समझाइए। तो इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इस वीडियो को रोक के इसको पहले सही ढंग से आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना, और इसका थोड़ा सा आंसर यहाँ नीचे भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा मॉडल पेपर पूरा होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इससे काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी, और एग्ज़ाम में आपको इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।